ये कहानी है राजकुमारी चंचल की, जो बहुत खूबसूरत होती है और लोगों की मदद करने वाली होती है। राजकुमारी चंचल के पिता महाराज प्रताप एक बहुत ही दिलेर और लोगों के प्रति प्रेम भाव रखने वाले इंसान थे। वहीं राजकुमारी चंचल की माता लीलावती की जबान काफी तेज और घमंडी महारानी किस्म की थी। ऐसे ही सुबह का दिन शुरू होता है। राजकुमारी चंचल सो रही थी। उनके पिता श्री महाराज प्रताप उनके कमरे की तरफ तोहफा लेकर आते हैं और राजकुमारी चंचल से कहते हैं, अरे मेरी राजकुमारी अभी तक सो रही है, जल्दी से उठ जाओ बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। पिताजी, आप इतनी सुबह सुबह और आपके हाथ में ये क्या है? अरे मेरी प्यारी बेटी, ये है आपका तोहफा। कल का दिन तो मेरे लिए बहुत खास है। कल के दिन ही आप हमारे घर में लक्ष्मी का रूप लेकर आई थी। कल मेरी बेटी का 16वां जन्मदिन है। पिताजी, आपको मेरा जन्मदिन याद है? अरे मेरी प्यारी राजकुमारी, मैं कल का दिन भला कैसे भूल सकता हूँ। और ये देखो, ये तोहफा आपके लिए है। अभी तो शुरुआत है, हम कल का दिन आपके लिए बहुत खास बनाने वाले हैं। कल शाम को आपके लिए हमने एक बहुत बड़ी दावत रखी है। आपका जिसको भी मन हो ना अपनी सहेली और मित्रों को बुलाने का, तो उनको बुला लीजिएगा। जी पिताजी, मैं आज ही अपनी सभी सहेलियों को मेरे जन्मदिन पे आने के लिए निमंत्रित कर दूंगी। और इस किताब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। अब तो मैं घुड़सवारी के योग्य हो गई हूँ। पिताजी, क्या आज मैं सेनापति के साथ जाके घुड़सवारी कर सकती हूँ? इस दिन का मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। अरे राजकुमारी, कल आप पूरे 16 वर्ष की हो जाएंगी। कल हम खुद सेनापति के साथ आपको ले जाकर घुड़सवारी करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी आपका। अब तो बस कल सुबह होने का इंतजार है। राजकुमारी उठकर नहा धोकर तैयार होती है और अपनी सखी सहेलियों के पास जाकर कल पार्टी देने का निमंत्रण देने जाती है। राजकुमारी, कल तो आपका जन्मदिन आने वाला है। कल खूब सारा केक खाएंगे हम लोग। हाँ, क्यों नहीं। और आप सबको पता है, कल मैं घुड़सवारी के लिए जाऊंगी, क्योंकि कल मैं पूरे 16 साल की हो जाऊंगी। राजकुमारी, हम सब आपके लिए कल बहुत सारे तोहफे लाएंगे और हम सब आपके साथ खूब सारी मस्ती भी करेंगे। हाँ, क्यों नहीं। आप सब मेरी सहेलियाँ हैं। आप सब कल शाम को हमारे राजमहल में समय पर आ जाना। आप सब आएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। हम सब आपके जन्मदिन में जरूर आएंगे। इतना कहकर राजकुमारी वहाँ से चली जाती है। वहीं महाराज प्रताप अपने सेनापति से कहते हैं, सेनापति, आज ही आप पूरे गांव में जाकर ये ऐलान कर दीजिए कि कल हमारी राजकुमारी का जन्मदिन है। तो गांव में जितने भी गरीब लोग हैं, उनको हम अपनी बेटी के हाथों से कंबल भेंट करवाएंगे। तो उन्हें कहिएगा कि समय पर पहुंच जाएं चौपाल के नीचे। जी ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अभी जाकर ऐलान करवा देता हूँ। और हाँ, कल किसी भी तरीके की कोई भूल ना हो पाए, इस बात का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। हर एक चीज कायदे से होनी चाहिए। पूरा राजमहल सजवा दीजिए, सबको पता चले कि कल हमारी बिटिया का खास दिन है। और हाँ, कल पहरेदारी मजबूत होनी चाहिए, कोई भी अनजान व्यक्ति अंदर ना आ पाए। जी महाराज, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। और तो और इस बात का ध्यान हम स्वयं रखेंगे कि सब कुछ सही रहे। ऐसे ही अब शाम का वक्त हो जाता है और महारानी साहिबा लीलावती अपनी बेटी राजकुमारी को बुलाकर कहती हैं, राजकुमारी, मैंने आपके लिए खूबसूरत सा गाउन मंगवाया है। कल पार्टी में आपको यही पहनना है और आप देखना, सबकी नजर ना आप पे ही रहेगी। माँ, ये तो बहुत ही प्यारा है। हाँ राजकुमारी, ये ना बिल्कुल आप ही की तरह खूबसूरत सा है। जैसे आप खूबसूरत हो ना इस दुनिया में, वैसी ये भी है। लीलावती और राजकुमारी बातें कर ही रही होती हैं कि लीलावती के कमरे में उनकी नौकरानी से काम करते हुए एक कांच का ग्लास टूट जाता है। तभी लीलावती कहती है, ये सब क्या है चंपा? आपको दिखाई नहीं देता? आप अपनी आंखें बंद करके काम करती हैं क्या? आए दिन कुछ न कुछ नुकसान तो आप करती ही हैं। एक दिन ना आप इस राजमहल को ना धीरे धीरे करके खत्म ही कर देंगी। तभी महाराज प्रताप वहाँ जाते हैं। अरे कोई बात नहीं महारानी साहिबा, अरे ऐसी छोटी मोटी भूल चूक तो होती रहती है। आप भला इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? अरे आप महाराजा की बीवी हैं, आपका गुस्सा शोभा नहीं देता। और सच कहूँ तो आप गुस्से में अच्छी नहीं लगती। महाराज, आपने ही इन लोगों को इतनी छूट दी है, तभी ऐसा होता है। आए दिन कोई ना राजमहल में आकर
झूठा रोना रोता है और आपको उस पर दया आ जाती है और आप लोगों की मदद करते हो ना, तो लोग इसका फायदा उठाते हैं। अरे लीलावती, आप बात को कहां से कहां ले आई। लोगों को माफ करना और उनकी मदद करना ये हमारा कर्तव्य है और धर्म भी। ये भला आप कैसे भूल रही हैं? लीलावती गुस्से में वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही अब सब सो रहे थे। अचानक राजकुमारी के कमरे में से एक आदमी खिड़की से बिच्छू डालकर भाग जाता है। वो बिच्छू चलते चलते राजकुमारी के मुंह के पास आता है और तभी राजकुमारी की आंखें खुल जाती हैं और वो जोर से चीखने लगती है। तभी सब उसके कमरे में आते हैं। अरे राजकुमारी, क्या हुआ? आप भला इतनी तेज क्यों चिल्लाई? राजकुमारी इस बिच्छू की तरफ इशारा करके बताती है और ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। जैसे तैसे करके महाराज प्रताप सेनापति को बुलाकर उसे बाहर फेंकवा देते हैं। सेनापति, कोई तो है जो हमारी राजकुमारी को मारने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये हादसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है। वो तो भगवान की कृपा है जो हमारी राजकुमारी बच जाती है। सेनापति, कल हमारी राजकुमारी का जन्मदिन है, तो आप कल सभी पर खास निगरानी रखिएगा। हो सकता है वो कल भी आए राजकुमारी पर हमला करने। बाकी हम कल जन्मदिन के बाद इस विषय पर गहरी चर्चा करेंगे। जी महाराज, बिल्कुल। लीलावती राजकुमारी को समझाकर सुला देती है। अगले सुबह राजकुमारी अपने पिता और सेनापति के साथ घुड़सवारी के लिए निकल जाती है। वही अब शाम होने वाली थी और राजकुमारी सभी गरीबों को कपड़े दान करती है और मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेकर वापस राजमहल पहुंचती है। वो देखती है कि राजमहल लाइट और फूलों से सजा हुआ है। ये देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और ऐसे ही धीरे धीरे सभी लोगों का जन्मदिन में आना शुरू हो जाता है और राजकुमारी तैयार होकर नीचे आती है। राजकुमारी, आप तो बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही हैं। ये कपड़े आप पे बहुत जच रहे हैं। ये साज सजावट और इतना बड़ा केक हमने तो पहली बार देखा है जिंदगी में। सच में देखकर तो बहुत आनंद आ रहा है। शुक्रिया बेला, आप सब हमारी पार्टी में आई। मुझे आप सब लोगों को देखकर बहुत खुशी हुई। आप सबका मेरी पार्टी में आने के लिए दिल से धन्यवाद। ये पार्टी मेरे पिताजी ने खास मेरे लिए रखी है। पिताजी सच में बहुत अच्छे हैं। जैसा मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा अच्छे हैं मेरे पिताजी। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है राजकुमारी। चलिए केक कट करिए। सभी लोग राजकुमारी को उनके जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं। राजकुमारी अपने माता पिता के साथ मिलकर केक कट करती है और राजकुमारी को सभी लोग तोहफे देते हैं। अचानक लोगों की भीड़ में से एक आदमी मुंह पर रुमाल बांधे हाथ में चाकू लिए राजकुमारी को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। जैसे ही राजकुमारी को वो चाकू मारने वाला होता है तभी सेनापति उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर सब डर जाते हैं। महाराज, ये वही आदमी है जो राजकुमारी की हत्या करना चाहता था। इसे मैंने पकड़ लिया है। सैनिकों, गिरफ्तार करो इसे। सैनिक उस आदमी को पकड़ लेते हैं और महाराज प्रताप सभी को अपने घर जाने की अनुमति देते हैं। उसके बाद महाराज प्रताप उस आदमी के मुंह से वो रुमाल हटाते हैं तो सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो उनका सबसे पुराना और खास लुहार था। रामदयाल, तुम ये सब तुम कर रहे थे? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि तुम ऐसा तुच्छ काम भी कर सकते हो। आखिर ये सब करने के पीछे की वजह क्या थी? देखा महाराज आपने, ये लोग कितने गिरे हुए लोग हैं। मैंने आपको कितना समझाया था महाराज, लेकिन अब आप देख लीजिए आपकी अच्छाई का नतीजा। आपने इन लोगों के साथ अच्छाई की और ये लोगों ने आपके साथ क्या किया। आप तो लोगों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हो, लेकिन मुझे पता रहता है कि कौन सही है कौन गलत है। बस बहुत हो गया महारानी साहिबा। आज ये सब जो कुछ भी मैं करने जा रहा था इसमें आपका ही दोष है। ये तुम क्या कह रहे हो? होश में तो हो ना? तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने खड़े हो? जी हाँ महाराज, मैं आज आपके सामने इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि आपकी पत्नी यानी कि हमारी महारानी, इन्हीं की वजह से मैंने अपनी बीवी और अपने बच्चे को खोया है। बातों को घुमाओ मत, मुझे साफ साफ शब्दों में बताओ। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, तभी हम किसी निर्णय पे आ पाएंगे। जी महाराज, जी जरूर। अब मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगा। कुछ महीने पहले आप दूसरे राज्य गए हुए थे। उस समय मेरी पत्नी, जो कि माँ बनने वाली थी, बहुत बीमार थी। मैं उसे लेकर कहां कहां नहीं भटका। उसके इलाज करवाने के लिए मैंने बहुत सारे जतन किए। मेरे बच्चे की जान को भी बहुत खतरा था। ये सब सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया। मुझे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था और आप भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। मैं महारानी साहिब के पास आया जैसे तैसे करके, और मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैं महारानी साहिबा के पास आ गया। जब मैंने उनसे मदद मांगी
और मैंने उन्हें अपनी सारी बात बताई तो उन्होंने। मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकती हूँ और क्यों ही करूँ? महारानी साहिबा, आप मेरी मदद कीजिए। मेरी पत्नी और बच्चे दोनों की जान खतरे में है। अगर आप मुझे कुछ रुपए दे देती तो मेरा भला हो जाता। मैं आपका हमेशा के लिए आभारी रहता महारानी। रामदयाल, आपने तो पहले भी कई बार महाराज से पैसे ले रखे हैं, ये बताकर कि आपको मदद की जरूरत है। हम मानते हैं कि आप हमारे यहाँ सालों से काम करते हो, पर लेकिन हर बार ऐसे मुंह उठाकर पैसे मांगने आ जाते हो, तो ये तो सही नहीं है ना। हम महाराज की तरह ना बेवकूफ नहीं है कि सारा पैसा गरीबों में बांट दें। महारानी साहिबा, समझने की कोशिश कीजिए। मेरी पत्नी की जान खतरे में है। अगर मैं अभी समय पर नहीं पहुंचा तो मेरी बीवी और बच्चा दोनों मर जाएंगे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मदद कीजिए महारानी। कृपया करके मेरी मदद कीजिए। अच्छा ठीक है, हम सोचते हैं। आप बाहर जाकर इंतजार करिए। इतना कहकर महारानी अपने सैनिकों से कहकर दरबार को बंद करवा देती है। बेचारा रामदयाल मदद के इंतजार में वहीं पर बैठा रहता और मदद के लिए महारानी को पुकारता। वो उसकी बात का जवाब नहीं देती और कुछ समय बाद जब रामदयाल जाता है तो पता चलता है कि उसके पत्नी और बच्चा दोनों मर चुके हैं। ये सब बातें आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा रामदयाल? अरे इतना सब कुछ हो गया, ये सब बातें मुझे अब पता चल रही हैं। ना ही तो मेरी धर्म पत्नी ने मुझे कुछ बताया और ना ही सैनिकों ने। महाराज, आप अपनी पत्नी का ही साथ देते, हम गरीब का नहीं। इसलिए मैंने उस दिन सोच लिया था कि आपको अब इस बारे में कभी भी कुछ नहीं बताऊंगा। सीधे आपको इस बात का एहसास दिलाऊंगा कि जब औलाद नहीं रहती तो कैसा महसूस होता है एक माँ और बाप को। लेकिन मैंने तो अपनी पत्नी और बच्चे दोनों को ही खो दिया। वो बिच्छू भी मैंने ही राजकुमारी के कमरे में डाला था, क्योंकि मैं अपना बदला लेना चाहता था। रामदयाल, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है, लेकिन तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं गलत का साथ दूंगा? और महारानी साहिबा, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे पीठ पीछे ये सब करेंगी। आपने सिर्फ हमारा भरोसा ही नहीं, हमारी उम्मीदों पर भी पानी फेरा है। हम आपको सजा के तौर पर एक साधारण इंसान की जिंदगी जीने का आदेश देते हैं और अब से लेकर हमारे अगले आदेश तक आप हमसे और इस महल और राजकुमारी से दूर जाकर रहेंगी। लीलावती को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो रामदयाल से रोते हुए माफी मांगती है। रामदयाल के मन में कहीं न कहीं महाराज प्रताप के प्रति दया का भाव आ जाता है। उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है कि वो जो करने जा रहा था वो भी एक पाप था। दयाराम लीलावती को माफ करके महाराज प्रताप से अपनी गलती की माफी मांगता है और समय के साथ लीलावती भी अपनी आदत में सुधार कर लेती है और लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करती है।